नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर मेनी टू वन स्विच के नाम से भी जाना जाता है और मल्टीप्लेक्सर को पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोलते हैं और मेनी इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट सर्किट भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने मल्टीप्लेक्सर का देखा होगा ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट्स होता है जिसको हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू। तो मल्टीप्लेक्सर का नाम क्या हो सकता है दोस्तों? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, मेनी टू वन सर्किट एंड मेनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सर्किट के नाम से भी मल्टीप्लेक्सर जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाई पावर लाइंस द पावर इज ट्रांसमिटेड एट। हाई पावर लाइंस में या फिर हाई ट्रांसमिशन लाइंस में, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस में जो पावर होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और उसका कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होता है। दोस्तों हाई पावर लाइंस में जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन करंट वो बहुत ही कम होता है। जी हाँ दोस्तों, करंट लो होता है और वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पे। तो दोस्तों इसका आंसर आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ़ अ मॉड 6 काउंटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, अगर मॉड 6 3 फ्लिप फ्लॉप से बन रहा है और तो फिर वो काउंटर, दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मॉड 6 काउंटर। मॉड 6 काउंटर दिया गया मतलब ये 6 डिफरेंट स्टेट को काउंट करेगा, 6 स्टेट को काउंट करेगा और उनकी अगर वैल्यू देखा जाए तो दोस्तों 0 से लेके 5 तक ये काउंट करेगा। ये डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी मॉड 6 काउंटर का, जो 0 से 5 तक काउंट करेगा और 6 डिफरेंट स्टेट को काउंट करेगा। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप्स दिए हुए हैं, तो दोस्तों ये टोटल 2 to the power 3 मीन्स 8 स्टेट का काउंटिंग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 8 स्टेट की काउंटिंग कर सकता है, मैक्सिमम 8 स्टेट की काउंटिंग कर रहा है। और यहाँ पे मॉड 6 दिया गया है और पूछा गया है तो ये कितने स्टेट को स्किप कर रहा है। तो आप आंसर आपके सामने दिख गया होगा कि ये टोटल मॉड 3 फ्लिप फ्लॉप से काउंटर बनाया गया है, मतलब इससे हम 8 स्टेट को काउंट कर सकते हैं। लेकिन 3 फ्लिप फ्लॉप से हम मॉड 6 यहाँ पे बनाए हैं, वो जो प्रीसेट और सेट वाले पिन का यूज करके। तो यहाँ पे 6 स्टेट को ये काउंट कर रहा है, तो कितने स्टेट को ये दोस्तों स्किप कर रहा है? 2 स्टेट्स को ये स्किप कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2 स्टेट्स को ये स्किप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये स्किप के नाम पे ये दे दिया कितने स्टेट को छोड़ रहा है, या फिर नंबर ऑफ अनयूज स्टेट के बारे में ये पूछ सकता है कि कितने स्टेट जो हैं अनयूज रह गए हैं या विदाउट काउंटिंग के ही रह जाएंगे मॉड 6 या मॉड जो भी काउंटर में। तो इसलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा, द एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर अकर इन द एडी करंट लॉस दोस्तों कोर में अकर होता है किसी भी ट्रांसफार्मर के। जी हाँ दोस्तों, एडी करंट लॉस जो होता है वो कोर में ट्रांसफार्मर के होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। एडी करंट लॉस पे दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है कि वो कहाँ पे आकर होता है, क्यों आकर होता है, उसकी मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज जनरली कैरीड आउट बाई।
प्रिसाइजली रेजिस्टेंस को किसके थ्रू दोस्तों मेजर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जब भी प्रिसाइजली की बात आए तो ब्रिज मेथड जो है दोस्तों उसके थ्रू हम प्रिसाइजली रेजिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रिज मेथड के थ्रू हम प्रिसाइजली रेजिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिज मेथड। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर से। द कंट्रोल सिग्नल ALE इज सेंट बाय इंटेल 8085 इन ऑर्डर टू। दोस्तों ALE का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 8085 में कोई सेपरेट डेटा लाइंस नहीं होता। आपको ये पता होगा कि 8085 में 8 डेटा लाइंस होते हैं, लेकिन 8 डेटा लाइंस उसके पास कोई सेपरेट मीन्स अलग से 8 डेटा लाइंस नहीं दिया गया था होता 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। होता क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 16 एड्रेस लाइन होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। तो इन एड्रेस लाइन को लोअर जो 8 बिट्स के एड्रेस लाइन है उनको एज अ डेटा बस एंड एज अ एड्रेस बस भी यूज किया जाता है। वो डिसाइड करता है ALE सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, ये डिसाइड करता है कि जो ये 16 बिट का एड्रेस लाइन है, 16 बिट का एड्रेस लाइन है, इसके लोअर 8 बिट को, लोअर 8 बिट को जो कि AD0 से AD7 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कब एज अ एड्रेस बस की तरह यूज़ करना है और इसको कब एज अ डेटा बस की तरह यूज़ करना है, ये डिसाइड करता है ALE सिग्नल, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल, ये डिसाइड करता है। अब इसके ऑप्शंस अगर देखे जाएँ तो inform IO device that address is being sent over the AD lines, achieve separate up address from data, inform the memory device that address is being sent over the AD lines, inform IO and memory that data is being sent over the address line। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि IO और इनको ये बताता है मेमोरी को कि अभी जो डेटा भेजा गया है वो एड्रेस लाइन के थ्रू भेजा गया है, या फिर ये बताता है कि कब हम एड्रेस लाइन को एज अ एड्रेस लाइन की तरह यूज कर रहे हैं और उसको कब हम एज अ डेटा लाइन की तरह यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसका ये भी आंसर सही लग रहा है, अचीव सेपरेट एंड एड्रेस फ्रॉम डेटा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल का बेसिकली वर्क यही होता है कि ये सेपरेशन प्रोवाइड करता है लोअर एड्रेस बिट्स को, लोअर 8 बिट एड्रेस बिट को एज अ डेटा बस एंड एज अ एड्रेस बस, ये उसके बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स वो ये बताता है कि कब हमें लोअर एड्रेस बसेस को एज अ डेटा बस यूज करते हैं। तो इसके आंसर्स दोस्तों बी वाला भी इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे वो बाद में करेक्ट करते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से माइक्रो प्रोसेसर से है। द नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स विच रिक्वायर एन एक्सटर्नल सिग्नल टू इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। कितने हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में? तो दोस्तों 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। उनके प्रियोरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी प्रियोरिटी क्या है, किसका वेक्टर एड्रेस क्या है, कौन मास्केबल है, कौन नॉन मास्केबल है, और कौन एज ट्रिगर्ड है, कौन लेवल ट्रिगर्ड है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंटरप्ट वाला क्लास मेरा देख लें। आप उससे इंटरप्ट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बहुत ही आसानी से उनके आंसर दे सकेंगे। आप ऊपर का आई बटन दबा के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटरप्ट वाला क्लास आपको मिल जाएगा। इंटरप्ट वाले क्लास से आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से 8085 माइक्रो प्रोसेसर से है कि द 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन एड्रेस कितने, क्योंकि उसके पास 16 बिट का एड्रेस बस होता है, 16 बिट का एड्रेस लाइन होता है, तो ये 2 to the power 16 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है। अगर इसको KB में कन्वर्ट किया जाए तो 64 KB हो जाएगा मेमोरी कैपेसिटी 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंसुलेटर रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय नॉर्मली यूजिंग। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंसुलेटर जो है उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है, कंडक्टिविटी उसकी बहुत ही कम होती है, तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है।
और दोस्तों लार्ज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लार्ज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि इंसुलेटर रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग मेगर। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को घुमाया गया है। अब अगर आपको इंसुलेटर का रेजिस्टेंस पता है कि उसका इंसुलेटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको ये भी पता है कि जो मेगर होता है उससे हाई रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेगर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को घुमा देता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए आप उसका सही जवाब दे के ही आएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये DCN से है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से, OSI मॉडल से। OSI मॉडल से है ये क्वेश्चन कि ईमेल वर्क ऑफ द किस लेयर पे ईमेल वर्क करता है। तो दोस्तों ईमेल वर्क किस लेयर पे वर्क करता है, ये OSI मॉडल से क्वेश्चन है। OSI मॉडल से अगर देखा जाए दोस्तों तो जनरली एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ये बेसिकली 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल्स में। हर एक लेवल्स का अलग अलग वर्किंग होता है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा लेयर यूज होता है, वो सब OSI मॉडल में आप अगर एक बार OSI मॉडल को पढ़ लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। OSI मॉडल का PDF मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप उसे एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर सकें। नो डाउट आपने थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा और आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो जब बात आए ईमेल की और वो किस लेयर पे वर्क करता है, तो ऐसी चीज़ें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती हैं। ईमेल वर्क ऑन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर पे जो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और नेटवर्क लेयर, ऐसे सब नेटवर्क्स मिला के आई थिंक 7 नेटवर्क्स होते हैं, टोटल 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कितने लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। अब कभी कभी OSI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आई थिंक OSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन समथिंग करके होता है। एक बार इसका फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, इफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 1/5 देन करस्पॉन्डिंग VSWR इज गिवन बाय। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रो की वैल्यू क्या दिया गया 1/5, तो आप इसको सिंपली स्टैंडिंग वेव रेशियो वाले फार्मूला में पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। किसका दोस्तों, आपको वैल्यू मिल जाएगा बहुत ही आसानी से स्टैंडिंग वेव रेशियो का। अब अगर बात करें, जैसा कि आपको पता है स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल्स टू 1 + τ/1 - τ। यहाँ पे τ की वैल्यू, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आप रख दीजिए 1/5, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अ मैच लोड इज वन इन विच। दोस्तों ये ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन है। मैच लोड वो लोड होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है, अगर जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए लोड इम्पीडेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अगले इम्पीडेंस के, इंटरनल इम्पीडेंस के। तो मैच लोड के केस में दोस्तों क्या होता है, अगर लोड मैच है मीन्स मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सभी पावर क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, 0। तो दोस्तों मैच लोड के केस में जो रिफ्लेक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन इज 0। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि शंट ऑफ एन अमीटर हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर गैल्वेनोमीटर को या PMMC इंस्ट्रूमेंट के रेंज को एक्सटेंड करना है और उसको अमीटर के जैसा बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर के दोस्तों आपको पैरेलल में एक शंट में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना होता है, तो ये क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। अब अगर बात करें वोल्ट मीटर की, तो उस गैल्वेनोमीटर या PMMC इंस्ट्रूमेंट के सीरीज़ में आप एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, हाई रेजिस्टिव एलिमेंट कनेक्ट कर देंगे, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, शंट ऑफ एन अमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से असर्शन सही है। शंट में बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विथ एमीटर, तो आर रीज़न इसका गलत है। जी हाँ दोस्तों, जो शंट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ शंट में प्लेस करते हैं अमीटर के केस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट एंड आर इज फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विच सिस्टम हैज़ टेंडेंसी टू ऑसिलेट, कौन सा सिस्टम ऑसिलेट कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लोज लूप सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम ही ऑसिलेट कर सकता है। और ऑसिलेटर पर्पस के लिए जो लूप होना चाहिए दोस्तों, जो फीडबैक एलिमेंट होना चाहिए, जो लूप होना चाहिए, वो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए ऑसिलेटर पर्पस के लिए। पॉजिटिव फीडबैक मीन्स होता है दोस्तों आउटपुट और इनपुट के बीच में, या फिर आप कह सकें इनपुट और फीडबैक सिग्नल के आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री का होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेव गाइड कैन बी कंसीडर्ड एज। जी हाँ दोस्तों, वेव गाइड को हम क्या कह सकते हैं? दोस्तों वेव गाइड में क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद के ही सिग्नल्स को क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। उस फ्रीक्वेंसी के पहले को सिग्नल को वेव गाइड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो इस फ्रीक्वेंसी को अगर दोस्तों FC माने, तो यहाँ पे आप ये देख सक रहे होंगे कि ये लो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम के फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेव गाइड जनरली एज अ हाई पास फिल्टर वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि वेव गाइड वर्क एज। जी हाँ दोस्तों, वेव गाइड हाई पास फिल्टर की तरह भी वर्क करता है। तो उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच किया जाए दोस्तों, तो हाई पास फिल्टर वेव गाइड इज नथिंग बट इट इज़ अ हाई पास फिल्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर से, अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ हायर मेमोरी दैट कैन बी यूज रिपीटेडली एज पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम इज नोन एज। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, सब रूटीन जो जंप इंस्ट्रक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, जंप ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस, और सब रूटीन के बाद में रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस। मीन्स क्या होता है कि अगर एक ही प्रोग्राम को आप बार बार लिख रहे हैं, जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि दिस नंबर इज़ इवन और ऑड, तो अगर एक ही प्रोग्राम को आप अगर मेन प्रोग्राम में बार बार लिख रहे हैं, तो क्या होता है, प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती है। प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती है मीन्स साइज बढ़ जाता है और एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, एक साइड में प्रोग्राम लिख लेते हैं, या फिर कई हायर मेमोरी प्लेसेस पे एक प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसे सब रूटीन बोलते हैं। अब जब भी उस सब रूटीन की ज़रूरत पड़ती है, उसको कॉल कर लिया जाता है, बाई कॉल इंस्ट्रक्शन से उसको कॉल कर लिया जाता है और एग्जीक्यूट करा लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे प्रोग्राम को सब रूटीन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सब रूटीन ऐसे प्रोग्राम को बोला जाता है। मैंने माइक्रो प्रोसेसर वाले चैप्टर में इसको क्लियर किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इफ़ द सिंक्रोनस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फेल्स, सिंक्रोनस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में अगर सिंक्रोनस फेल हो जाता है, तो इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक अफेक्ट होगा? दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जब भी बात आती है टाइम की। जी हाँ दोस्तों, जब बात आती है टाइम की, जस्ट आप अगर देख रहे होंगे, कभी कभी आप अगर मूवी देखते होंगे तो वीडियो सिग्नल पहले आ जाता है, ऑडियो बाद में आता है, या फिर ऑडियो पहले आता है, वीडियो बाद में आता है। मतलब वहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो उसी टाइम पे रिसीव नहीं हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर ट्रांसमीटर एंड पे कुछ इस टाइप के सिग्नल भेजे जा रहे हैं, ये 1 2 3 4 सिग्नल भेजे जा रहे हैं, अगर ये रिसीवर एंड पे इसी सीक्वेंस में रिसीव नहीं हुए, जस्ट आप समझ लीजिए ये यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 1 हो गया, इस मैसेज की मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये रोल होता है सिंक्रोनाइजेशन का। तो अगर बात करें दोस्तों पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, तो यहाँ पे दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है, यहाँ पे टाइम वाले फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग पल्सेस के एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं, तो वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कोई भी अफेक्ट नहीं होता सिंक्रोनाइजेशन का। अब अगर बात करें दोस्तों पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन की, तो दोस्तों पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन के केस में अफेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन के केस में भी अफेक्ट होगा सिंक्रोनाइजेशन, और पल्स पोजीशन के मॉड्यूलेशन के केस में भी सिंक्रोनाइजेशन अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये दोनों आंसर इसके लिए राइट हो जाएंगे, क्योंकि जब बात आती है सिंक्रोनाइजेशन की तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस भी केसेस में टाइम का कुछ फंडा रहेगा तो वो चीज़ें अफेक्ट होगी, क्योंकि अगर जिस टाइम पे वो सिग्नल भेजा जा रहा है या जिस सीक्वेंस में वो सिग्नल भेजा जा रहा है, अगर उसी सीक्वेंस और उसी टाइम पे वो रिसीव नहीं होगा, तो उन सिग्नल्स की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन दोनों हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विच सेक्शन ऑफ CPU अफेक्ट द सीक्वेंस
ऑल इवेंट विच द CPU एंड द इंटायर माइक्रो कंप्यूटर विद इन द CPU एंड इंटायर माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल पूरे माइक्रो कंप्यूटर को और CPU को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल के थ्रू ही सब कुछ जनरेट होता है और सबका जो सीक्वेंसिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, सब इसी पे बेस्ड होता है। कंट्रोलिंग से ही क्लियर है दोस्तों, अगर यही फेल हो जाता है तो कंट्रोलिंग कहाँ से होगा, कंट्रोल सिग्नल से ही ये क्लियर हो रहा है। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।